तो स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4। लास्ट क्लास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तक हो गया था, इसमें कि आप लोग देखेंगे 9th वाले तरीके से वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स से काइनेटिक एनर्जी का प्रूफिंग करो, चाहे वर्क डन बाई वेरिंग फोर्स से काइनेटिक एनर्जी आता हाफ mv² ही है। अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। व्हेन एन ऑटोमोबाइल, कोई गाड़ी है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर रीचेज एन अपवर्ड इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। ऐसा है, क्वेश्चन को समझ लो, वैसे खुद से ही बनाना है। ये एक अपवर्ड इंक्लाइन है, यहाँ पर एक गाड़ी है, ये गाड़ी आ रहा है, किस स्पीड से चल रहा है ये गाड़ी? 36 तो किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने पे शायद 10 ही आएगा। 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है गाड़ी। कहां पर पहुंचा? जैसे ही ये इस पॉइंट पर पहुंचा, जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसके पास तो जैसे इसको क्या करना है, ऊपर चला जाएगा, बट बोल रहा है कि जैसे ही ऊपर जाना शुरू हुआ तो उसी समय उसका स्विच ऑफ कर दिए। किसका? गाड़ी का। तो अचानक तो रुक नहीं जाएगा, ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन कितना ऊपर तक जाएगा, क्योंकि स्विच ऑफ कर दिए, कितने ऊपर तक जाएगा वही आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन लिखित रिपीटेड हो जाता है मेंस में नीट के वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन से। ये चल रहा है और कुछ ऊपर तक जाएगा, अगर ऑफ नहीं करते तो पूरा ऊपर तक जाता। जस्ट शुरू हुआ था जाना तो बस ऑफ कर दिए स्विच, कितने ऊपर तक जाएगा यही आपको बताना है। ठीक है, इसको बना करके देखेंगे। तो बताओ 11th वाले बच्चों लोग, क्वेश्चन तो समझ गया होगा। ये गाड़ी चल रहा है, परसों के क्लास में जो लोग क्लास में थे उन लोग बताएंगे, चलता हुआ बॉडी के पास कौन सा एनर्जी होता है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और इसी काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, वो ऊपर की तरफ चले जाएगा। बट कितने हाइट तक जाएगा वो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका हम लोग उपाय करेंगे। तो सबसे पहले जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑटोमोबाइल कितना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला परसों देखे थे, जैसे हाफ mv²। शायद m नहीं दिया हुआ, शायद कट जाएगा आगे जाके, देखते हैं। mv², v कितना है? 10 स्क्वायर, सो दिस इज हाफ इंटू m इंटू 100, 50 m, क्या मतलब 50 m। दिस इज क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, अब मान लेते कहीं तक गया, मेरे को क्या पता कहां तक गया। क्या मान लो यहाँ से चढ़ना शुरू किया था, कहां तक पहुंचा? मान लो ये यहीं तक पहुंच पाया, यहाँ से यहाँ तक ही आ पाया, इससे ज्यादा नहीं जाता है। यहाँ तक मान लो ये पॉइंट है जहाँ पर ये पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से मोटा मोटी सबको आता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद अब अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस, फोर्स का काम स्टार्ट हो गया। कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, वो तुम लोग को अभी बताना। आंसर देख लेते किस फॉर्म में। मास गिवन है क्या? मास इसमें गिवन नहीं है, मतलब कट जाएगा। और पूरा सॉल्व भी करना है, मतलब अंतिम तक आंसर बताना। चलो तो बताओ फिर यहाँ तक पहुँच रहा है। हाँ तो बताओ, आता ही आप लोग में से ज़्यादातर लोग बताओ। ये सबसे पहले इसका वेट कितना? mg, m तो नहीं दिया हुआ है, अभी mg जी तो लेने बोला है। अच्छा बोला, तो mg बोला है, तो g का मतलब दिस विल बी 10m होगा तब। चलो और कौन कौन से पूछो, पहले पहचानो बाद में रिजॉल्व करते हैं। नॉर्मल, चलो ठीक है, मानता हूँ नॉर्मल है, नॉर्मल है। और इस बार फ्रिक्शन का काम भी है। किस तरफ लगेगा? ये ऐसे जा रहा है, तो वापस खींचता हुआ यहाँ पर लग रहा है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स। और कोई पुश कहाँ किए? इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, अपने काइनेटिक एनर्जी से ऊपर जा रहा है, वो सब नहीं किए इस पे। ठीक है, और शायद नहीं है कुछ, है ना। अब इसको रिजॉल्व करने की बारी है। रिजॉल्व तो हमें मालूम है कैसे करते हैं। पहले इसका ये एंगल यहाँ पर चिपक गया था, सबको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, अब एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला cos 30। नॉर्मल का काम है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का काम है, नहीं तो काम भी नहीं करता। और हाँ
cos 30 का तो हो गया, किस तरफ लग रहा है एंगल, इसी तरफ लग रहा है, इसी तरफ लग रहा है, दिस इज 10 m है ना, 10 m sin 30 डिग्री, sin 30 समझ जाओगे ना, लिख ही लेना, ये 5 m होगी, गलत हो गया, अच्छा इधर भी 10 m cos 30 होगा, यही ना, यही बोल रहा हूँ ना, 10 m cos 30 होगा, और यहाँ पर 5 m sin 30 होगा, sin 30 is 1/2, बस इतना ही हो जाएगा। तो जब ये यहाँ तक पहुँचा, इसको हम लोग ठेल करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिए, तो क्या करना पड़ा होगा इसको ठेलने के लिए, सुनाई नहीं दिया, वर्क डन करना पड़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो यही करना पड़ेगा, वर्क डन कहाँ तक पहुँचाने के लिए, इस पॉइंट का नाम कुछ मान लो, ये इसका नाम डी है, मान लो यहाँ तक पहुँचाने के लिए वर्क डन टू पुश ऑटोमोबाइल फ्रॉम ए टू डी, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितने से गिर रहा था, 5m प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, इससे भी नीचे ही जाना था, इससे भी नीचे जाना था, तो पहले तो इतना फोर्स दो इनटू जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है, शायद वही निकालना है हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना ना, हाउ मच डिस्टेंस विल ऑटोमोबाइल, इतना फोर्स है जिससे गिर रहा था, गुना डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए से डी तक के बीच का दूरी, ठीक है, तो दिस इज वर्क डन, दिस इज 5m, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े, दुनिया में की फॉर्मूला था म्यू आर, और आर इस डायग्राम में कितना हो जा रहा है, कितना 10m cos 30 होता है √3, ये कट गया, मतलब हाँ म्यू भी दिया होता है, W बराबर 5m प्लस म्यू कितना दिया था, 0.1 इंटू 5 √3m इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे अपना कॉन्सेप्ट आराम से, जैसे यहीं पर है, जो लोग फॉर्मूला पढ़े थे समझते हैं, कहाँ से आया वर्क डन इसके पास, यहाँ से यहाँ चलने का, काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी था यहाँ से यहाँ तक, वही फिर कन्वर्ट हो गया, इसी काइनेटिक एनर्जी से इसको वर्क मिला यहाँ से यहाँ जाने का, अरे समझ, यही काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन है, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इतना नहीं आएगा तो फिर क्लास में बैठ के फायदा नहीं, दिस इज 50m इज इक्वल टू, इसका m कॉमन निकल जाएगा और s को बाहर रखते हैं, अंदर क्या बचा 5 प्लस 0.5 √3, अब √3 का कुछ वैल्यू ले लो, मान लो 1.7 ये मान लो, बाकी तुम अपना समझ लेना, 1.7 इंटू 0.5 तो कितना हो गया 0.85 है ना, बस m इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये कटने वाला था एक्चुअली में, ठीक है। तो 50 बराबर कितना हो गया 5.85, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज 50 डिवाइडेड बाय 5.85 मीटर। बुक में इसका आंसर इज गिवन एज अप्रोक्सीमेटली 8.5 दिया हुआ है, सॉल्व करके देख लेना, अप्रोक्सीमेटली 8.5 मीटर वाला है मैं ये अप्रोक्स, इसको बना लो ध्यान से। चलो, तो पुल्ली सिस्टम के बारे में फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे, और जो लोग अच्छे बच्चे लोग समझते हैं, ये कोई एक चैप्टर का बात नहीं है, पुल्ली सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये हमेशा का ही काम में आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा, लाइट है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है that goes over a smooth fixed pulley as shown, which connects two blocks of masses as 0.36 kg, किसी को भी मान लो 0.72 kg, g की वैल्यू बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 0.36 kg ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, दिस इज डैश, दिस इज इंटीजर बिटवीन 0 से 9, आंसर 0 से 9 के बीच में लाने का है, देखो क्या आता है, दिस इंटीजर बिटवीन 0 to 9 करके चेक करो।
चल भाई फोर्सेस पहचानो, पहले फोर्स पहचानो, क्वेश्चन बाद में बनाते रहना। पहले किसी को मान लो 0.36, 0.72, इसको किसी को भी मान लो, इसको मान लेते हैं M1, इसको M2, ठीक है। ये 0.72 वाले को लिए मान लेते हैं M1 0.72 वाला है और M2 0.36 वाले को, ये M1 M2। चलो फोर्स पहचानते हैं, बताओ। पहले वेट M1G है ना, इस पे T, इस पे M2G और टेंशन, और कोई दिक्कत इसमें वैसे में भी नहीं है ना। तो GU का वैल्यू दिया हो तो चाहो तो यहीं पर लिख लो या थोड़ा बाद में भी लिखने को चलेगा, है ना। और मैंने M1 को ही 0.72 माना है, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मान लेते यही नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, विद एक्सेलरेशन A। अब इस ब्लॉक का नाम A मान लेते हैं, इस ब्लॉक का नाम B मान लेते हैं। फॉर ब्लॉक A आराम से बनाना है, बताना है। ब्लॉक A में कौन ज्यादा है, इससे ज्यादा है, फोर्स से फोर्स घटाएंगे क्या आएगा, फोर्स आएगा M1 इंटू A। अब चाहो तो वैल्यू रखो या थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ी देर के बाद और लिखो। फिर फॉर ब्लॉक B, इसमें कौन ज्यादा है, P ज्यादा है, किससे ज्यादा है, M2G से। फोर्स से फोर्स जाएगा, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अरे ये सब अब बनाना ही पड़ेगा, तब तक मेरा देख के बनाओ। ET कट जाएगा, M1G माइनस इक्वल टू A M1 प्लस M2, तो G M1 माइनस M2 A M1, बातें नहीं। अब वैल्यू कर ही देते हैं पुट। G का 10, M1 था 0 माइनस, फिर प्लस, है ना बॉस। अब बताओ 10 0.36 A 1.08, ये कटता है 3 बार में, 3 बार में कटेगा, एग्जैक्ट 3 बार में कट जाएगा ये। तो इससे A बराबर आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन भी निकालना पड़ेगा, है ना, टेंशन भी निकालना पड़ेगा। तो कहीं से निकाल लो, मान लो इक्वेशन B से निकालते हो, दिस इज M2A प्लस M2G, ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं, इतना ही आएगा। तो M2 कॉमन, A प्लस G, M2 कितना था मेरा 0.36, A है 10/3 प्लस 10, 0.36 कितना हो गया 40/3। अब 0.12 इंटू 40, 4.8 आएगा, लगता है आएगा ना, 4.8 न्यूटन। इधर से मेरे को फिलहाल इस ब्लॉक से मतलब है बस, ये वाले ब्लॉक से, है ना। मेरा M2 यही था 0.36 के। जब देखो इस डायग्राम को अगर देखते हो, इस ब्लॉक के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ B के बारे में बात करो। इसमें एक टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, जिससे कि ये किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसी का वर्क डन निकालना है सिर्फ फॉर ब्लॉक B। फॉर ब्लॉक B वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये Fs cos थीटा होता है। अब फोर्स जिस तरफ लग रहा है, मतलब जो टेंशन है ये जा भी उसी तरफ रहा है, मतलब दिस Fs cos 0 ही लग जाएगा। तो cos 1 से बात, cos 0 वैल्यू 1 से बात पड़ जाएगा। फोर्स तो वही टेंशन ही है। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो इसमें S बराबर, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u0 इनिशियली फ्रॉम रेस्ट होगा ही, पहले ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अपने से नहीं लेना है, यहाँ पर लिखा भी हुआ रहता है, ठीक है। तो ये गया, दिस इज हाफ। A निकाले थे कहीं पर 10/3, टाइम भी शायद 1 दिया हुआ था। तो दिस S 5 मीटर, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे 5/3 मीटर, और ये 1.6 इंटू 5, सो दिस बिकम्स 8 जूल। दिस इज इंटीजर बिटवीन 0 से 9 था, 8 जूल था। ये IIT 2009 का क्वेश्चन था, दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन IIT 2009। तो आपके मेंस नीट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा पीछे IIT का क्वेश्चन आपके लिए मेंस नीट के लिए रनिंग ईयर में इंपॉर्टेंट रहता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं बना पाए, नहीं आता है, टेंशन ज्यादा, वेट कम, तो कोई फायदा नहीं है क्लास करके, इतनी सी बात है। अगला देखो, एनसीईआरटी का चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब ब्लॉक ऑफ मास दिया हुआ है M है 1 kg। क्वेश्चन को मीनिंग भी बताते रहना आप लोग। ब्लॉक का मास है 1 kg, कहां पर मूव कर रहा है,
एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, उसका स्पीड कितना दिया हुआ है, चल रहा है 2 से चल रहा है, बट कहाँ पर इंटर किया हुआ है, एक रफ पैच। रफ पैच उसका मोशन को रोकेगा कि बढ़ाएगा, रोकेगा। रोकने के लिए मतलब ये रफ पैच कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0.10 मीटर से 2.01 मीटर, वहीं तक वो रफ पैच है। क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आगे कह रहा है कि वो जो रफ पैच है वहां पर जिस फोर्स से उसको रोकेगा उसका वैल्यू बताया हुआ है, मतलब द रिटार्डिंग फोर्स नाम है FR ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज गिवन बाय ये रिटार्डिंग फोर्स जो उसको रोकेगा, अभी तुम ही बोलो, उसका वैल्यू दिया हुआ -K/x। और कहां से कहां तक ये काम कर रहा है ये वाला रिटार्डिंग फोर्स, सिर्फ 0.1 से 2.01 तक। उसके पहले वाले में अगर होगा भी तो वैल्यू 0 लेना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और वो पैच के बाद भी अगर कुछ होगा तो वो वैल्यू आपको 0 लेना है। ये जो रिटार्डिंग फोर्स है वो कहां से कहां तक लेना है, सिर्फ 0.1 से 2.01 तक। तो जब वो आ रहा था तो उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड था। जब रफ पैच में घुसा तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि कमेगा, कम हो जाएगा वो। और इस के का वैल्यू 0.5 जूल दिया हुआ है यहाँ पर, जो के है। तुमसे पूछा जा रहा है जब फाइनली निकलेगा उस रफ पैच से, अभी तुम ही बोले हो कि स्पीड कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो तुमको बताना है। व्हाट इज द स्पीड VF of the block as it crosses the patch। और इसमें log E 20.10, जब मैं लॉगरिथम्स पढ़ा रहा था तो बताया था, ये निकालने का आपके पास कोई तरीका नहीं है बिना लॉग टेबल के, और वैल्यू दिया हुआ है log E 20.10 का वैल्यू 3 दिया हुआ। तुमको सिर्फ वो किस स्पीड से बाहर निकलेगा वो बताना, ठीक है। डायग्राम बनाओ, एनालाइज करो, सोच करके बताओ कैसे बनेगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो फिर बनाया जाए। फिर तो डायग्राम बनाए हो तुम लोग, कैसा है, ब्लॉक ऑफ मास आ रहा है, फिर कहां पर इंटर किया, एक रफ पैच है ना, ये रफ पैच है, ये क्या बना दिया, ये यहां से यहां तक मान लो रफ पैच है, कहां से कहां तक लिखा हुआ, वैल्यू दिया हुआ, तो ये वैल्यू है 0.1 से 2.01। ये ब्लॉक आ रहा है, अभी आ रहा है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ, यहाँ का शुरुआत का पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। शुरुआत में इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, मास कितना था, V कितना था, कितना हुआ 2 जूल्स। तो अभी चल रहा है कितने से 2 जूल, कहां तक है ये इस पॉइंट तक ऐसे ही आएगा 2 जूल तक, क्योंकि यहाँ तक एकदम क्लियर सरफेस है। अब यहाँ पर आते ही इसमें क्या लगने लगा, रिटार्डिंग फोर्स। और ये जो लोग अच्छे पढ़ने में, दिस फोर्स रिटार्डिंग को पहचान ले। दूसरा चीज बोलो जो सुनाई नहीं दे रहा है, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स भी है, चलो वो भी मान लिया। और कुछ बताओ जो जिससे क्वेश्चन बनेगा, आप लोग नहीं, सीनियर्स नहीं, आप लोग जल्दी बोलो। फोर्स एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर जो वर्क डन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पूरा नाम बोलो, ये क्या है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन निकलेगा वो वर्क डन बाय अ वेयरिंग फोर्स से निकलेगा। कैसे पता चल गया, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कैसे पता चल गया, ये जो फोर्स है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दिस फोर्स इज वेयरिंग। और वेयरिंग फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं 50 बार बता चुका हूँ, एक पूरा अलग लेक्चर चला, लेक्चर 2 सिर्फ वर्क डन बाय वेयरिंग फोर्स का है। तो यहाँ पर जो हम लोग वर्क डन निकालेंगे वो वेयरिंग फोर्स से निकालना पड़ेगा, वो निकालेंगे अभी हम लोग। और पैच A से B, फॉर पैच A से B, वो फ्रिक्शन ही एक्चुअली में, वो फ्रिक्शन वाला ही है, बट मेरे को क्या पता फ्रिक्शन है कि नहीं। क्वेश्चन में कहीं फ्रिक्शन वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ रिटार्डिंग फोर्स लिखा हुआ है ना। फ्रिक्शन बोलता तो फिर म्यू mg लगा देते अपने से, है ना, म्यू दिया हुआ है नहीं, तो हमें जैसे बोला है वैसे। दिस ये कैलकुलेट होगा वर्क डन बाय वेयरिंग फोर्स। इतना नहीं बना सकोगे तो ऐसे बैग उठा टांग के आए, घर चले गए, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये सब नहीं बन रहा है तो सोचो क्यों नहीं बन रहा है। ये तो एनसीईआरटी का, इससे नीचे लेवल कौन सा किताब लेके आओ, ये सब तो बनाना ही पड़ेगा, तो आपके पास उपाय नहीं है। वर्क डन बाय वेयरिंग फोर्स का लेक्चर पहले लिखवाया जा चुका है, पहले डीडब्ल्यू निकालते हैं, वो सब मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ। एफ डॉट डी एक्स होगा, है ना, फिर वर्क डन पहले डीडब्ल्यू बराबर एफ डॉट, इसमें एक्स है तो एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो दिस इज एफ डी एक्स cos 0, क्योंकि f पर पहले से माइनस लगाया हुआ था, इसी वजह से माइनस k बाई एक्स डी एक्स एंड cos 0 इज 1,
ठीक है। अगर तुम प्लस के बाई एक्स लेते तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन का होने का माइनस लेते, इसमें पहले से माइनस लिया और फिर से माइनस नहीं लेगा। ये dw आ गया और देयरफॉर वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स कैसे निकालते हैं, व्हाट वी नीड इज इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना, माइनस के बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा, कहां से कहां देखो वहां पे लिखा है 0.1 से 2.01, दिस वर्क डन इज माइनस के। अब जो लोग क्लास किए हैं, दो तरफ का क्लास, लॉग का क्लास और इंटीग्रेशन का क्लास नहीं किए, दिस इज नॉट एट ऑल माई प्रॉब्लम, आप नहीं पढ़े, आपका मिस्टेक है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन इज log ई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन इज log x नहीं log ई एक्स, और लिमिट लगाएंगे 2.01 0.1, ये k का वैल्यू दिया हुआ था, और दिस इज log e, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस 2.01 माइनस log e 0.1, दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, अब log a माइनस log b ऐसा पढ़ाया हुआ, दिस इज log a बाई b, log a बाई b, दिस इज माइनस 0.5 log e, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 20.1, इसका वैल्यू दिया हुआ था log e 20, दिस इज 3, सो दिस इज माइनस 0.5 इंटू 3, सो ये वर्क डन इज माइनस 1.5 जूल। तो कितने से आ रहा था, कितने से आ रहा था, इनिशियल क्वालिटी का 2 जूल था, आ कितना गया इसमें, इसमें माइनस 1.5 जूल गया, तो बचा कितना बी से निकलते समय, देयरफॉर एनर्जी रिमेनिंग आफ्टर क्रॉसिंग द पैच, रफ पैच, कितने से आ रहा था बॉस, 2 जूल से, माइनस 1.5 निकल गया, तो कितना बचा अभी भी जब बाहर निकलेगा तो रुक के नहीं निकलेगा, अभी भी रुका नहीं है, 0.5 जूल से निकल रहा है, अभी भी इसके पास क्या है, हाँ मोशन है, काइनेटिक एनर्जी अभी भी है, तो उसका वेलोसिटी हमें निकाल देना है, अभी भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल का बचा हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी भी हाफ इंटू एम, अब फाइनल वाला जो स्पीड है वो निकल जाएगा, तो दिस इज 0.5, दिस इज हाफ, मास के जगह पर 1 इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, कितना आ गया, दिस vf का स्क्वायर, 2 को 0.1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का ही रूट करना है, so this is 1 मीटर पर सेकंड, घुस तो रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, इतना कुछ होने के बाद 1 मीटर पर सेकंड से बाहर की तरफ निकलेगा, घुस तो रहा था 2 जूल के काइनेटिक एनर्जी से, बाहर निकल रहा है सिर्फ 0.5 जूल के काइनेटिक एनर्जी से, ये सब नहीं बन रहा, जैसे बैग उठा के आना जाना, ट्यूशन करना, ऑनलाइन देखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो परसों आप लोग जाते समय काइनेटिक एनर्जी का प्रूफिंग किए थे, वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स है, ठीक है। तो देखना बहुत सारे स्टेप लिखवाया हुआ है, एक स्टेप में ये आया था dw बराबर mv dv तक, यहाँ तक आया था, देख लोगे, ठीक है, चेक कर लेना। काइनेटिक एनर्जी का प्रूफिंग में, काइनेटिक एनर्जी का जो प्रूफिंग कर रहे थे उसमें लेक्चर 3 में देख लेना, इस स्टेप तक आए थे, ठीक है। dw से w कैसे निकाले थे, उसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, इसी तरह से किए थे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट, क्या लिमिट लगाए थे उसमें, 0 से b, हर बार जरूरी नहीं है 0 हो, ठीक है। तो हमने प्रूफिंग तो कर लिया था, बट उसी दिन आप लोग जाते समय पूछ रहे थे कि हाफ mv² तो तब काम कर रहा है जब बॉडी का शुरुआत का 0 है और बाद का v हो गया। मान लो पहले से 5 मीटर पर सेकंड पे बॉडी चल रहा है, मान लो पहले से बॉडी 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, बाद में 12 मीटर पर सेकंड हो गया, तो उसका क्या बढ़ गया, उससे क्या बढ़ा, वही तो पूछ रहा हूं। पहले अगर 5 मीटर पर सेकंड से बॉडी चल रहा था, बाद में 12 मीटर पर सेकंड में बॉडी चलने लगा, तो उसका क्या बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। इतना सोच सोच के क्या बोलते हो, वेलोसिटी बढ़ने के वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, लेकिन वो अपने से 5 से 12 हो गया होगा क्या उसका स्पीड, उसमें क्या करना पड़ा होगा, उस फोर्स नहीं बढ़ता है, वर्क डन करना पड़ता, वर्क डन, बिना वर्क डन किए हुए क्या बढ़ रहा है, यही पर तो डायमेंशन का काम है। आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज ही नहीं करते, आप लोग को लगता है डायमेंशन है बस 2 क्वेश्चन यूनिट टेस्ट का बनाने के लिए, 1 क्वेश्चन जेईई मेंस का बनाने के लिए, ऐसा थोड़ी है। डायमेंशन उसलिए पढ़ाया गया है क्या कि 2 क्वेश्चन तुम्हारे यूनिट टेस्ट का बन जाए। अभी खुद बोले हो क्या बढ़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड अगर बॉडी हो गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और क्या लगाना होगा तो फोर्स बोल रहे हो, कैसे होगा,
डायमेंशन के हिसाब से एनर्जी बढ़ा तो वर्क डन उसमें हुआ होगा। इसी में dw बराबर mv dv, जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 से ही v करें, ये u से अगर v भी अगर बना रहे हो 5 से 12 पर भी भेज रहे हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रहा है, बट उसमें क्या करना पड़ रहा है, उसमें उस केस में भी वर्क डन करना पड़ रहा है। dw का इंटीग्रेशन तो w ही है, v का पावर 1 का v स्क्वायर बाई 2 ही है, बट अब जब लिमिट लगाएंगे v से u, सो दिस इज वर्क डन इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर आएगा। हर बार हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, दिस इज वर्क डन इज हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 9th में भी पढ़ना था, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी एनर्जी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये वर्क डन किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या कहता है कि शुरुआत में गाड़ी का कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और बाद में उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो उस पे भी क्या करना पड़ा होगा, वर्क डन करना पड़ा होगा। इसी थ्योरम को ही हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में भी वर्क डन लगेगा, दैट वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम। और क्लास 9th में हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा था, 11th में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे। एनर्जी हमेशा अपना जो रूप है, फॉर्म है, वो चेंज करते रहता है, तो हर बार ये वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये जरूरी नहीं है वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क डन बराबर चेंज इन एनर्जी आएगा। एनर्जी अगर आप चेंज कर रहे हैं बॉडी का, उसमें क्या करना पड़ेगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा। इस प्रूफिंग में आपको सिर्फ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, बट एनर्जी का कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन हम 8th 7th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं। एनर्जी तो अपना फॉर्म कन्वर्ट कर लेता है, तो हर बार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन नहीं आएगा, वर्क डन बराबर चेंज इन एनर्जी। दिस थ्योरम इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। जिन लोगों का स्कूल एग्जामिनेशन सामने है, 9th में काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्रूफिंग आता था, 11th क्लास में स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम ही बोल करके आएगा जिनका स्कूल एग्जाम सामने है। तो वहां तक तो सेम प्रूफिंग होगा, अंत में सिर्फ u को 0 नहीं u करेंगे और उसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्रूफ कर दे रहे थे, इसमें वर्क बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर प्रूफ कर देंगे। दिस इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम। मेरे को आपके स्कूल एग्जाम से प्रूफिंग से एक पैसा भी लेना देना नहीं है। वर्क डन बराबर चेंज इन एनर्जी, इसका काम हमको इस चैप्टर को आगे ले जाने में पड़ेगा, ठीक है, इसको नोट कर दो। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखो क्या कह रहा है, पार्टिकल है, उसका मास क्या दे रहा है 0.2 kg, जो 1 डायमेंशन पर है, सीधा 1 डायमेंशन पर चल रहा है। उस पर क्या लगाए हैं, पहले फोर्स, और उस फोर्स के वजह से उसमें पावर लग गया, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, और वो पॉजिटिव पावर है 0.5 वॉट का, ठीक है। तो क्या हो, और आगे बढ़ते हैं, इनिशियल स्पीड, वो पार्टिकल पहले रेस्ट पे था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और उसमें 1 डायमेंशन में ऐसे एक फोर्स के वजह से पावर लगा दिया 0.5 वॉट का, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कितना होगा वही पूछ रहा है। कितने टाइम के बाद, 5 सेकंड है, आफ्टर 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड्स के बाद वो स्पीड कितना हो जाएगा पूछा जा रहा है। दिस इज डैश, दिस इज इंटीजर बिटवीन 0 से 9, ऑप्शन नहीं है, बताना है कितना होगा, ठीक है। तो बताओ कितना कितना होगा, पहले हम लोग बताओ, तुम ही लोग बताओ। पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है, दिस वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन कितना हो रहा है, P इंटू टी, पावर कितना था 0.5, टाइम कितना था 5, मतलब कितने का हो गया 2.5 जूल। और अभी जस्ट आपको पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, ये वर्क देने के वजह से बॉडी का क्या चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। और फॉर्मूला ही की बात हो तो ये फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया गया था, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। हर चीज फॉर्मूला पर नहीं होता, आप थोड़ा चीजों को भी समझें। ये लग रहा है इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम आ रहा है, समझ में जरूर आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो पढ़ो, किताब पढ़ो। आप लोग में से कुछ लोग गलती करते, नहीं आ रहा तो 5 न्यूमेरिकल लेके बैठ गए। नहीं आ रहा तो किताब पढ़ो, बहुत सारी बुक है वर्क एनर्जी पावर पढ़ने के लिए। पढ़ो, एक बार पढ़ो तो सही, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा बाद में। सो दिस इज वर्क डन का वैल्यू हमने देखा 2.5 जूल का, दिस इज हाफ, मास तो दिया हुआ था शायद, फाइनल वेलोसिटी शायद आपको निकालना है, u0 दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। आप बताओ, दिस इज 0.1, 25 हुआ नहीं, दिस इज 25 बराबर v स्क्वायर, सो दिस v इक्वल टू प्लस माइनस, दिस इज 5
मीटर पर सेकंड। तो पहले तो रुका हुआ था, वन डायमेंशन पे था, फोर्स लगाए, उस फोर्स के वजह से पावर लगा, जिसके वजह से उसका स्पीड पहले तो 0 था, बाद में कितने का हो गया, 5 मीटर पर सेकंड का हो गया। यहाँ मीटर पर सेकंड था तो यहाँ पर केवल 5, इंटीजर बिटवीन 0 से 9। और ये आईटी 2013 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2013। तो ऐसा आप लोग मत समझ लेना कि एडवांस में आसान क्वेश्चन नहीं आता है। आसान हार्ड तो पढ़ने के ऊपर है कि तुम क्या घर से पढ़ करके चल रहे हो। अगर तुम्हारा क्लियर है सब चीज तो एडवांस में भी तुमको क्वेश्चन आसान दिख सकता है। कुछ नहीं क्लियर है तो नीट का क्वेश्चन भी बोल सकते हो कि ये तो बहुत टफ है, हमें पढ़ाया नहीं गया। वो तो तुमको देखना है कि तुम क्या घर से पढ़ते हो। ठीक है, तो अगले क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।